गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर कैपिटल बजटिंग। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए हमें इस चैप्टर में 6 मेथड्स दे रखे हैं, जिसमें से 2 मेथड है उसको हम कह सकते हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और 4 मेथड है जिसको हम कह सकते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, और जो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है उसमें प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया जाता। तो टोटल हमारे पास प्रोजेक्ट इवेल्युएट करने के 6 मेथड है। 2 नॉन डिस्काउंटिंग है, नॉन डिस्काउंटिंग, और जो 4 मेथड है वो है डिस्काउंटिंग। नॉन डिस्काउंटिंग में हमारे पास में पहला मेथड है पे बैक पीरियड और दूसरा मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट में ARR कह सकते हैं। डिस्काउंटिंग में हमारे पास टोटल 4 मेथड है। फर्स्ट NPV, पूरा नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट PI कह सकते हैं। थर्ड डिस्काउंटेड पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, और लास्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। इन सारे मेथड में हमें सबसे पहले तो कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करना होता है। कैश आउटफ्लो क्या होता है, सबसे पहले तो हम कैश आउटफ्लो को डिस्कस करते हैं। कैश आउटफ्लो, जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट होता है हमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना होता है? फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल में, उन सब की टोटल को हम क्या कहते हैं? कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल में जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब कि जितना पैसा इन्वेस्ट होगा। फिर हमें कैलकुलेट करना होता है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब है कि हमें प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा। कैश इनफ्लो का मतलब है हमें प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा। कैश इनफ्लो जो कैलकुलेट होता है, जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट 10 साल का है तो हमें कैश इनफ्लो हर साल का कैलकुलेट करना होगा कि फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना, सेकेंड ईयर का कितना, थर्ड ईयर का कितना। वैसे कैश इनफ्लो का मतलब होता है प्रॉफिट। जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उस प्रोजेक्ट से क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो हम प्रॉफिट को कैश इनफ्लो कहते हैं। मगर यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब होता है कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, जो आप कैलकुलेट करते हो ट्रेडिंग P&L बना के। नेट प्रॉफिट में अगर डेप्रीशिएशन को वापस ऐड कर दिया जाए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर डेप्रीशिएशन को वापस ऐड कर दिया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कैश प्रॉफिट, मतलब कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैश इनफ्लो एवरी ईयर, कैश इनफ्लो एवरी ईयर एक्सेप्ट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को छोड़कर, लास्ट ईयर कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कैश इनफ्लो एवरी ईयर कैसे कैलकुलेट होता है? कैश इनफ्लो का मतलब होता है कैश प्रॉफिट। कैश इनफ्लो का मतलब होता है कैश प्रॉफिट। और कैश प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप डेप्रीशिएशन को वापस से ऐड कर लो। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीशिएशन को ऐड कर लिया जाए, जो कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो हम उसको कहते हैं कैश प्रॉफिट, मतलब कैश इनफ्लो। हाँ, सबसे लास्ट ईयर में कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे लास्ट ईयर में कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करने के लिए कैश इनफ्लो लास्ट ईयर
लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो इक्वल्स टू लास्ट ईयर का कैश प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रीशिएशन प्लस टर्मिनल वैल्यू अब ये टर्मिनल वैल्यू क्या है? देखो, जिस साल प्रोजेक्ट एंड हो जाता है, जैसे मान लो हमारा प्रोजेक्ट 10 ईयर के लिए, तो 10th ईयर में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा, तो हमारी जो भी फिक्स्ड एसेट्स है हम उसको डिस्पोज कर देंगे, मतलब स्क्रैप करके बेच देंगे। तो स्क्रैप करके बेचने से अगर हमें कुछ रियलाइज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल वैल्यू। और टर्मिनल वैल्यू में क्या आता है? टर्मिनल वैल्यू में आता है वर्किंग कैपिटल की रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब सबसे लास्ट ईयर में जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से, फिक्स्ड एसेट्स को स्क्रैप करने से जो पैसे मिलेंगे प्लस वर्किंग कैपिटल से जो रियलाइज होगा, उन दोनों की टोटल को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू का मतलब है स्क्रैप वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, हम इसको कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। अच्छा, ये जो स्क्रैप वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स if not given in question, it is taken nil। अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल if not given in question, if not given in question, it is taken 100%। 100% मतलब आपने जितना वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया था, हम ये मानते हैं कि वो 100% लास्ट ईयर में रिकवर हो जाता है। जैसे मान लो आपने वर्किंग कैपिटल में 20 लाख इन्वेस्ट किए थे, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर में ये 20 लाख वापस से रिकवर हो जाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी हो तो 0, और वर्किंग कैपिटल की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी हो तो 100%। तो कैश आउटफ्लो को आपको कैलकुलेट करना होता है, कैश इनफ्लो ईयर वाइज आपको कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद में आपको जो भी मेथड है उसको अप्लाई करना होता है, चाहे वो पे बैक हो, चाहे वो ARR हो, चाहे वो NPV हो, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो, चाहे वो डिस्काउंटेड पे बैक हो, चाहे वो IRR हो। ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई करते हैं? अच्छा, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो के अलावा हमें एक और रिक्वायरमेंट होती है, और वो होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आपको कितना % रिटर्न चाहिए प्रोजेक्ट से। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट जनरली आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, इसीलिए उसको आपको कैलकुलेट करना नहीं होता, दे रखी होती है, उसको सीधा यूज़ करना आपको होता है। ठीक है, तो ये कैसे 6 मेथड अप्लाई करते हैं, 2 नॉन डिस्काउंटिंग मेथड और 4 डिस्काउंटिंग मेथड, हम सीधे सीधे एक क्वेश्चन पे ही अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लेते हैं हम सीधा पहला क्वेश्चन, जिसमें हम ये सारे मेथड जो भी है ज़्यादातर सारे अप्लाई कर देंगे। देखो, NPV मेथड यूज़ हो रहा है, डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब पे बैक कैलकुलेट हो रहा है, और IRR भी अप्लाई हो रहा है। केवल और केवल एक मेथड यहाँ पर नहीं दे रखा है, वो है ARR, बाकी सारे मेथड यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, देखो, इन्फॉर्मेशन ऑन 2 प्रोजेक्ट इज गिवन बिलो, हमें 2 प्रोजेक्ट की डिटेल दे रखी है, प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B। इनिशियल कैश आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट होगा? A में 535 का इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब आउटफ्लो, और B में 540 का आउटफ्लो होगा। फिर हमें ईयर वाइज इनफ्लो दे रखा है, फर्स्ट ईयर A में 50,000 इनफ्लो, सेकेंड ईयर 3 लाख, थर्ड ईयर 360, और फोर्थ ईयर 2,08,000। सेम इसी तरह से B का भी हमें इनफ्लो दे रखा है ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। इवेल्युएट विच प्रोजेक्ट इज बेटर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया टेकिंग डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू की रेट, प्रेजेंट वैल्यू की रेट हमें यहाँ पर दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की रेट हमें दे रखी है 10% पर एनम। NPV
डिस्काउंटेड पे बैक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक और IRR, इन सब की हमें कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट ए के बारे में सबसे पहले तो कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्ट ए, हमें यहाँ पर कैश आउटफ्लो दे रखा है प्रोजेक्ट ए का 535, ठीक है, और हमें ईयर वाइज कैश इनफ्लो दे रखा है 1 2 3 4। कैश इनफ्लो हमें क्वेश्चन में ईयर वाइज दे रखा है। फर्स्ट ईयर का इनफ्लो हमें दे रखा है 50,000, सेकेंड ईयर का इनफ्लो हमें दे रखा है 3 लाख, थर्ड ईयर का इनफ्लो हमें दे रखा है 3,60,000 और फोर्थ ईयर का इनफ्लो हमें दे रखा है 2,08,000। कैश इनफ्लो को हम 10% जो डिस्काउंट रेट यहाँ पर दे रखी है, हमें उसका पीवी फैक्टर लेना है। क्या लेना है? पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर एट द रेट 10%, 10% का पी फैक्टर। 10% का पी फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.10, फिर आप इक्वल टू करते जाओगे तो पीवी फैक्टर की वैल्यू आपको ईयर वाइज मिलती जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर 0.909 इक्वल्स टू सेकेंड ईयर का पी फैक्टर 0.826 इक्वल्स टू थर्ड ईयर का पी फैक्टर 0.751 और लास्ट ईयर का मतलब फोर्थ ईयर का 0.683। ये पी फैक्टर। कैश इनफ्लो को जब पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। जब हम कैश इनफ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर की कैश इनफ्लो 50,000 और फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर 0.909, तो फर्स्ट ईयर की कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 45450। सेकेंड ईयर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.826, it is 2,47,800. थर्ड ईयर 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, 2,70,360. 2,08,000 मल्टीप्लाई बाय 0.683, it is 1,42,064 और इन सब की कर देते हैं टोटल। 45450 प्लस 247,800 प्लस 270,360 प्लस 142,064, टोटल 7,05,674। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है 7,05,674 और आउटफ्लो है 5,35,000। ये इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और ये आउटफ्लो है 535। एनपीवी, एनपीवी इक्वल्स टू 1,70,674। अगर एनपीवी 0 है या 0 से ज़्यादा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर एनपीवी नेगेटिव होता है तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दो प्रोजेक्ट है तो दो प्रोजेक्ट में से जिसका एनपीवी ज़्यादा होगा हम उसको सेलेक्ट करते हैं। एनपीवी कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हमें सेकंड कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या पता करना है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में, हम जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमें हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ में कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। हमें कितना रिटर्न चाहिए? 10%। तो 10% मिलाकर हमें वो पैसा कितने टाइम में मिल जाएगा, उसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताता हूँ। आपके सामने पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है, आपका आउटफ्लो कितना है? 535। आपको क्या करना है? ये जो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है इसको क्यूमुलेटिव करना है और आपको ये पता करना है कि ये जो 535 है ये कितने टाइम में कवर हो गया। वैसे तो देखो टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ रहा है 7,05,674। हमें पता करना है कि 5,35,000 हमें कितने टाइम में कवर हो गया, मतलब कितने टाइम में मिल गया। हम उस टाइम पीरियड को कहेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। कैसे? देखो समझना। आपको क्या करना है? फर्स्ट ईयर की पीवी कितनी है? फर्स्ट ईयर की पीवी है 45,450, है ना, प्लस सेकेंड ईयर की पीवी जोड़ो इसमें 247,800।
2 साल की प्रेजेंट वैल्यू मिलकर हो चुकी है 293,250। थर्ड ईयर की भी जोड़ लो, प्लस 270,360। थर्ड ईयर की जोड़ें, प्रेजेंट वैल्यू जोड़ें तो वो 5,35,000 रुपए जो आउटफ्लो है उससे भी ज्यादा हो जाती है। थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू मैंने जैसे ही जोड़ी तो प्रेजेंट वैल्यू 535 से ज्यादा हो गई। मुझे पता करना है 535 कितने टाइम में रिकवर हुआ। तो इसका मतलब यह है कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 2 साल से तो ज्यादा है मगर 3 साल से कम है, क्योंकि तीसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू मैंने जैसे ही जोड़ी तो टोटल 563 मतलब 535 से ज्यादा हो जाती है। मुझे 535 तक का ही टाइम निकालना है। तो 2 साल से ज्यादा मगर 3 साल से कम, तो हम इसको ऐसा करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 साल। 2 साल से ज्यादा मगर 3 साल से कम। 2 साल में कितने प्रेजेंट वैल्यू मिली? 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू की टोटल होती है 45450 प्लस 247,800। 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू की टोटल होती है 293,250। यहां तक 293,250। अब अगर मैं 30 को जोड़ता हूं तो 535 से ज्यादा हो जाती है, तो जोड़ना नहीं है। 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू की टोटल 293,250। अब मुझे और कितना चाहिए? मुझे टोटल चाहिए 535। तो 535 में कितना कम पड़ रहा है? माइनस 535। 241,750 कम पड़ रहा है, तो यहां करेंगे प्लस 241,750 कम पड़ रहा है। और थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है 270,360। 2 साल में मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिली मगर वो 535 से कम है। तीसरे साल की जोड़ता हूं तो 535 से ज्यादा हो जाती है, तो मुझे 2 यहां पर लिखना है 2 साल। 2 साल में जो प्रेजेंट वैल्यू मिली उसकी टोटल होती है 45,450 और 247,800, ये होती है 293,250। और जबकि मुझे आउटफ्लो कितना चाहिए? 535, तो यहां पर करूंगा माइनस 535, तो 241,750 कम पड़ गए। और तीसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 270,360। तो मैं इसमें 241,750 जो कम पड़ गए वो उसमें डिवाइड करूंगा थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 270,360, तो ये कितना आता है? 241,750 में डिवाइड करेंगे 270,360, तो ये आता है 0.89, 2.89 ईयर्स। इसका मतलब है मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए इस प्रोजेक्ट में 535 मैंने इन्वेस्ट किए, वो मुझे ब्याज समेत 2.89 ईयर्स में वापस मिल जाएंगे। मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो मुझे मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% है, 10% को जोड़ते हुए 2.89 ईयर में मुझे वापस मिल जाते हैं। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। अगर आपके पास मान लो 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और बी, आपको पता करना है कि ए और बी में से बेस्ट कौन सा है एज पर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो जिस प्रोजेक्ट का डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कम होगा वो प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा प्रोजेक्ट होगा। थर्ड, हमें तीसरा पता करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं पीआई, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो की टोटल है 705,674 और पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो है 5,35,000। 7,05,674 डिवाइडेड बाय 535 इक्वल्स टू 1.319 ईयर्स। इट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट हमें पता करना है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, देखो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मैंने आपको बताया था कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो 10% जोड़ते हुए कितने साल में मिल गया। पे बैक का मतलब है जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कितने टाइम में मिल गया, 10% जोड़ते हुए नहीं, वो कितने टाइम में मिल गया, उसको हम कहते हैं पे बैक पीरियड। ये कैसे कैलकुलेट होता है? हमने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया था पीवी, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसको क्यूमुलेटिव करना है, राइट। अब हमें डिस्काउंट जो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है वो कैश इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करके करना है। कैलकुलेट वैसे ही करना है जैसे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया था, मगर उसमें हमने पीवी को क्यूमुलेटिव किया था, इसमें कैश इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करना है। कैसे? कितना आउटफ्लो है? 535। पहले साल की इनफ्लो कितनी? 50,000 प्लस
दूसरे साल की जोड़ो इसमें प्लस 3 लाख, 2 साल में कितने हो गए 3.5 लाख। अगर मैं तीसरे साल की इनफ्लो ऐड कर देता हूं तो वो 5.35 से ज्यादा हो जाती। तो हमें क्या करना है, यहाँ रुक जाना है 2 साल पे, यहाँ पर लिखते हैं 2 साल। 2 साल में मुझे टोटल इनफ्लो कितनी हो गई 3.5 लाख, 50,000 पहले साल, दूसरे साल 3 लाख, 2 साल में 3.5 लाख रुपए मेरे पास आ गए। कितने कम पड़ गए, 535 इन्वेस्ट किए थे, उसमें से 2 साल में 3.5 लाख आ गए। अब बचे हुए हैं 185 मुझे और चाहिए, और तीसरे साल में मुझे कितना मिल रहा है 3,60,000 मिल रहा है। तो 185 डिवाइडेड बाय 3,60,000 तो आएगा 1,85,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 2.51 ईयर, मतलब करीब करीब 2.5 साल। मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगा वो मुझे 2.5 साल में वापस रिकवर हो जाएगा। इसको कहते हैं पे बैक पीरियड। ओके, लास्ट हमें कैलकुलेट करना है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर को कैलकुलेट करने का काम बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा लंबा काम है। इसमें हमको वापस से एक बार लिखना पड़ेगा कैश आउटफ्लो कितना है। हमारा जो कैश आउटफ्लो है वो है 535, हमारा कैश आउटफ्लो 535 है। अब ईयर वाइज कैश इनफ्लो लिखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। कैश इनफ्लो, हमारा कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर का है 50,000, सेकेंड ईयर का है 3 लाख, थर्ड ईयर का है 3,60,000 और फोर्थ ईयर का हमारा कैश इनफ्लो है 2,08,000। अब आईआरआर का मतलब होता है कि हमें ये पता करना है कि हमारी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब हमें एक्चुअल में कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। हम उसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आईआरआर, है ना। तो आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कैश इनफ्लो है इसको आपको अलग अलग परसेंटेज के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस रेट के पीवी फैक्टर पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो की टोटल आउटफ्लो के इक्वल हो जाएगी, वो रेट हमारी आईआरआर की रेट हो जाएगी, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगी। कैसे, देखो हमने अभी 10% के पी से इसको मल्टीप्लाई किया, टोटल कितनी आ रही है 7,05,674। अब हमें इसको ऐसे रेट के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि टोटल ये जो 535 है ना, ये टोटल आए 535। अब ये कैसे पता चलेगा, तो हमें देखो 10% पे तो हम कर चुके हैं, 10% पे तो पीवी की टोटल 535 नहीं आ रही है, 7,05,674 आ रही है। तो हमें यहाँ पर टोटल 535 लेके आना है, किस रेट के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि इसकी टोटल 5,35,000 हो जाएगी, हमें ये पता करना है। तो अब क्या करेंगे, 10% पे नहीं आ रहा है तो अलग रेट पे ट्राई करेंगे। तो अलग रेट कहाँ, 10 से कम पे ट्राई करें या 10 से ज़्यादा पे। तो अब देखो समझना, 10% पे वैल्यू आ रही है 7,05,674, हमें चाहिए 535, मतलब हमें कम वैल्यू चाहिए। कम वैल्यू करने के लिए हमें इस रेट को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे जैसे रेट बढ़ाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब आप 10 की जगह 12% लोगे तो पीवी की वैल्यू कम होगी, आप 15 लोगे तो पीवी की वैल्यू और कम होगी, और हमें कम ही तो करनी है। अगर मान लो पीवी की वैल्यू बढ़ानी होती तो हमें रेट कम करनी पड़ती, तो हमें रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अब रेट को बढ़ाएं कितना, क्या पता इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 22% आ जाए, ये 24% आए। हम 10 से ट्राई करना शुरू करें, कब 22-24 पे पहुंचेंगे। तो हमें क्या करना है, सीधा 5-10% का गैप लेके सीधा आगे चलना है, ठीक है। अब जैसे 10 पे तो आप ट्राई कर ही चुके हो, अब सीधा 15 पे ट्राई करो। आप इस कैश इनफ्लो को 15% के पीवी फैक्टर से ट्राई करो कि प्रेजेंट वैल्यू की टोटल कितनी आती है। हमें चाहिए 535 जो हमारा आउटफ्लो है, 15%, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल्स टू 0.87 इक्वल्स टू 0.756 इक्वल्स टू 0.658 एंड इक्वल्स टू 0.572। प्रेजेंट वैल्यू की टोटल निकालते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.87, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.756, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.658 एंड 2,08,000 मल्टीप्लाई बाय 0.572। टोटल इज 626,156। मैं सीधी टोटल लिख रहा हूँ। अब हमें चाहिए था 535, अभी भी ये 6,26,000 मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो रेट और बढ़ानी पड़ेगी। 15 से आगे चलते हैं 20, पीवी फैक्टर और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। पीवी फैक्टर 20% पे 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल्स टू 0.833, 0.694, 0.5
50,000 multiply by 0.833, 3 lakh multiply by 0.694, 3,60,000 multiply by 0.579 and 2,08,000 multiply by 0.482, टोटल आता है 558, टोटल 558 546, अभी भी टोटल 535 से ज़्यादा आ रही है, तो हम 20 से आगे चलते हैं 25% पे। 25% का पी फैक्टर और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 25% पे 1 डिवाइडेड बाय 1.25, 1 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू 0.8, 0.64, 0.512, 0.41, 50,000 multiply by 0.8, 3 lakh multiply by 0.64, 3,60,000 multiply by 0.512 and 2,08,000 multiply by 0.41 and total is 5,01,600। अब टोटल कम आ गई, अब टोटल हमें चाहिए था 535, 20 पे किया तो ज़्यादा आ रही थी और 25 पे किया तो टोटल कम आ गई, मतलब रेट 20 और 25 के बीच में। अगर 20 और 25 के बीच में है तो अब हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या? IRR इक्वल्स टू, जो कम रेट है आप उसको यहाँ लिख लो 20 और 25, अब 15 को तो आप भूल ही जाओ, 20 और 25 का ध्यान रखो आप, 20 और 25, 20% कम रेट है, इसको ले लो आप यहाँ पर 20% प्लस 20 और 25 के बीच में कितना गैप है? 5% का गैप है, 20 और 25 के बीच में 5% का गैप है, और 20 और 25 की प्रेजेंट वैल्यू का गैप कितना है? 558,546 माइनस 501600, इन दोनों के बीच में 56,946 का गैप है। ठीक है, अब आपने 20 को बेस लिया, 20 पर पीवी कितनी आ रही है? 20 पर पीवी आ रही है 558546, और आपको चाहिए कितनी थी? आपको चाहिए थी 535। तो आप इन दोनों का गैप पता करो, 20 की पीवी और आपको जो चाहिए था उन दोनों का गैप पता करो। 558546 माइनस 535, 23546, तो यह आएगा 20% प्लस 5 में आप डिवाइड करो 56946 का और मल्टीप्लाई करो 23546 का, 2.07%, IRR 22.07%। IRR, अगर आपकी IRR का मतलब है आपको इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है आपको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। तो डिस्काउंट रेट हमने पहले क्या ली? 10%, जो क्वेश्चन में दे रखी है डिस्काउंट रेट, मतलब आपको 10% रिटर्न चाहिए, जबकि आपको इस प्रोजेक्ट से रिटर्न कितना मिल रहा है? 22%। तो अगर मुझे इसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर डिसाइड करना होता कि एक्सेप्ट करना है या नहीं, तो मैं बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि IRR मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है। अगर मान लो 2 प्रोजेक्ट है, तो दोनों प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट की IRR ज़्यादा होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखो, जो NPV है, NPV अगर आपको 2 प्रोजेक्ट दे रखे हैं और आपको सेलेक्ट करना है कौन सा बेस्ट है, तो NPV जिसका हाई है, NPV जिसका हाई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसका हाई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसका हाई, IRR जिसका हाई, जिसका हाई है उसको सेलेक्ट करेंगे, मगर पेबैक जिसका लो है, डिस्काउंटेड पेबैक जिसका लो है। समझ गए आप? आपको अगर डिसाइड करना है 2 प्रोजेक्ट में से कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, तो NPV मेथड, एज पर NPV मेथड जिसका NPV ज़्यादा है, एज पर PI मेथड जिसका PI ज़्यादा है, एज पर IRR मेथड जिसकी IRR ज़्यादा है, पेबैक जिसकी पेबैक कम है, डिस्काउंटेड पेबैक जिसका डिस्काउंटेड पेबैक कम है। ठीक है ना, ये 2 जिसके कम होते हैं वो अच्छा होता है, और ये 3 जिसके हाई होते हैं वो अच्छा होता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अब आप कैलकुलेट बिल्कुल कर सकते हो प्रोजेक्ट बी के भी सारे NPV, डिस्काउंटेड पेबैक, PI और ये सब, और फिर आप प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हो कि किस मेथड के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये क्वेश्चन मई 2019 के एग्जाम में आ भी रखा है। एटी लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 प्रोजेक्ट ABC, द कैश फ्लो एसोसिएटेड। देखो ये जो ब्रैकेट में दे रखा है कैश फ्लो, ये तो हो गया आउटफ्लो, ये ए का आउटफ्लो, ये बी का आउटफ्लो, ये सी का आउटफ्लो, ये हमें दे रखा है आउटफ्लो। और उसके आगे हमें क्या दे रखी है, ये सब कुछ हमें दे रखी है ईयर वाइज इनफ्लो, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड। आपको हर प्रोजेक्ट का पे बैक पता करना है। तो पे बैक कैसे पता करोगे, पे बैक सबसे पहले ए प्रोजेक्ट में आपने कितना इन्वेस्ट किया, 10,000 इन्वेस्ट करोगे। पहले साल कितना मिला, 2, दूसरे साल कितने मिले, 2 और, तो 2 और 2 4, और तीसरे साल कितने मिले, 6, 4 और 6 10, मतलब 3 साल हो गया पे बैक पीरियड। प्रोजेक्ट बी में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 2,000। पहले साल क्या मिले, कुछ नहीं, दूसरे साल क्या मिले, 2,000, तो 2 साल हो गया, इसका पे बैक हो गया 2 साल, मतलब 2,000 इन्वेस्ट किए थे जो 2 सालों में रिकवर हो गए। यहाँ आउटफ्लो है 10,000, पहले साल 2, फिर 2 4, 4 और 6 10, प्रोजेक्ट सी का पे बैक हो गया 3 साल। इफ द कट ऑफ पीरियड इज 2 ईयर, अगर हमारा पे बैक, हम कट ऑफ पीरियड का मतलब है उन प्रोजेक्ट को ही सेलेक्ट करते हैं जिनका पे बैक 2 साल तक का है, मतलब 2 साल या 2 साल से कम हो। तो बता विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट बी। ये जो बी पॉइंट है इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उसका पे बैक है जो 2 साल है। ए और सी का तो पे बैक ज्यादा है, 3 साल है। प्रोजेक्ट विथ पॉजिटिव एनपीवी द अपॉर्चुनिटी, अब आपको बताना है कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिनका एनपीवी पॉजिटिव है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब पीवी फैक्टर की रेट 10% लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबका एनपीवी पता करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट ए का आउटफ्लो कितना है, प्रोजेक्ट ए का आउटफ्लो है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आउटफ्लो है। और ईयर वाइज इनफ्लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में इनफ्लो है इसकी 2,000, सेकेंड ईयर में इनफ्लो है 2,000 और थर्ड ईयर में इनफ्लो है 6,000। पीवी फैक्टर की रेट है 10%, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करोगे तो फर्स्ट ईयर का आएगा 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826 और थर्ड ईयर का 0.751। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो यह आएगा 1818। 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.826 करोगे तो आएगा 1652, और 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.751 करेंगे तो आएगा 4506, प्लस 1652 प्लस 1818, टोटल आएगी 7976। एनपीवी क्या होता है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 7976, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 10,000, तो ये तो हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया 2024। ठीक है। प्रोजेक्ट बी में कैश आउटफ्लो कितना है, प्रोजेक्ट बी में कैश आउटफ्लो है 2,000 रुपये। और प्रोजेक्ट बी में इनफ्लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कितने साल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो है नील, फिर है 2,000, फिर है 4,000 और फिर है 6,000। 2,000, 4,000 और 6,000। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं पीवी फैक्टर की रेट जो कि है यहाँ पर 10%, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसका कैलकुलेट करते हैं पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, इट इज नील। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 1652, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, 3004, और 6,000 मल्टीप्लाई बाय 0.683, 4098, और इन सब की टोटल करें तो ये होता है 8754। और एनपीवी इक्वल्स टू 8754 माइनस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000, 8754 2000, इट इज 6754। सेम इसी तरह से हम प्रोजेक्ट सी का भी कर सकते हैं। कैश आउटफ्लो, प्रोजेक्ट सी का जो कैश आउटफ्लो है वो है 10,000 रुपये। ईयर वाइज कैश इनफ्लो, ईयर 1 2 3 4 कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो है 2, फिर 6 और फिर 10, 2,000, 6,000 और
10,000. PV factor at the rate 10%. 10% का PV factor 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. PV of cash inflow 1818. 2000 multiplied by 0.826, 1652. Then 6000 multiplied by 0.751, 4506 and 6830. Total 1818, 1652, 4506 और 6830. Total 14806. NPV. PV of cash inflow 14806 minus 10,000 equals to 4806. तो जो NPV पॉजिटिव है वो प्रोजेक्ट बी की है और सी की है. ए की NPV क्या है? नेगेटिव. तो बी और सी पॉजिटिव NPV वाले. Payback gives too much weight to cash flow that occur after the cut off date. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, क्योंकि एक बार कट ऑफ पीरियड मतलब पे बैक के बाद में कितनी भी इनफ्लो उससे कोई लेना देना पे बैक को नहीं है. इफ ए फर्म यूज ए सिंगल कट ऑफ पीरियड फॉर ऑल प्रोजेक्ट इट इज लाइकली टू एक्सेप्ट टू मैनी शॉर्ट लाइफ प्रोजेक्ट. अगर सिंगल कट ऑफ पीरियड होगा सारे प्रोजेक्ट के लिए तो हो सकता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे एक्सेप्ट हो जाए. ठीक है ना, तो ये ट्रू है. चलिए, ये तो आपका थियोरेटिकल पॉइंट था. अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी हैज टू अल्टरनेटिव प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन. प्रपोजल ए, देखो यहाँ पर दो प्रोजेक्ट दे रखे हैं. प्रपोजल ए दे रखा है, प्रपोजल बी दे रखा है. ठीक है, प्रपोजल ए में आउटफ्लो दे रखा है. ये जो आउटले दिया हुआ है ना, इसका मतलब आउटफ्लो ही है. प्रपोजल ए में 12 लाख का आउटफ्लो दे रखा है, प्रोजेक्ट बी में 18 लाख का आउटफ्लो दे रखा है. बोथ आर एस्टिमेटेड टू प्रोवाइड कैश फ्लो फॉर 5 ईयर. एनुअल कैश इनफ्लो. एनुअल कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट ए में एवरी ईयर 4 लाख, हर साल कैश इनफ्लो बराबर है, और बी में 5,80,000 एवरी ईयर. कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट 10% दे रखी है. शो विच ऑफ द प्रपोजल इज प्रेफरेबल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनपीवी पीवी इंडेक्स. पीवी इंडेक्स का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर. हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10, 18, 20 पे पीवी फैक्टर की वैल्यू दे रखी है. 5 साल की क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 3.791 10 पे, 18 पे 3.127 और 2.991 20% पे दे रखी है. हमें एनपीवी पीवी इंडेक्स और आईआरआर पता करना है. तो देखो, सबसे पहले तो एनपीवी पता करते हैं. एनपीवी का फॉर्मूला क्या था? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. यहाँ पर हर साल इनफ्लो सेम है. अगर हर साल इनफ्लो सेम है तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. कैसे? एवरी ईयर इनफ्लो 4 लाख और 5 साल के पीवी फैक्टर की टोटल. आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट क्या? 10%. 10% पे 5 साल के पीवी फैक्टर की टोटल होती है 3.791. तो प्रोजेक्ट ए एवरी ईयर इनफ्लो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3.791 माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 12 लाख. तो सीधा ही आ गया, वो टेबल वगैरह भी बनानी नहीं पड़ी. अगर हर साल इनफ्लो सेम है तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पी फैक्टर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उससे मल्टीप्लाई किया. पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ गया माइनस 12 लाख, इट इज 316400. प्रोजेक्ट बी पी, इसमें कैश इनफ्लो एवरी ईयर 580 मल्टीप्लाई बाय 3.791 माइनस 18 लाख रुपए कैश आउटफ्लो. 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3.791 माइनस 18 लाख इक्वल्स टू 3,98,780. एनपीवी ज़्यादा किसका है? प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा है, तो प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड. प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड क्योंकि इसका एनपीवी ए से ज़्यादा है. उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं पीवी इंडेक्स. पीवी इंडेक्स, पीवी इंडेक्स मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स. पीवी इंडेक्स पीआई का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. ये पीआई का फॉर्मूला है. ए पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हमने निकाला था 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3.791, इट इज 15,16,400 डिवाइडेड बाय 12 लाख रुपए. 15,16,400 डिवाइडेड बाय 12 लाख, इट इज 1.26. और प्रोजेक्ट बी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इट इज
5,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3.791, 21,98,780 डिवाइडेड बाय 18 लाख, इट इज 1.22। पीवी इंडेक्स ज्यादा किसका है? ए का। प्रोजेक्ट ए शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट ए शुड बी एक्सेप्टेड। अब हमें क्या पता करना है? आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? देखो यहां पर है ना, हमें क्वेश्चन में 10% का पी फैक्टर तो दे ही रखा है, 18 पे भी दिया हुआ है और 20 पे भी दिया हुआ है। आईआरआर पे हम क्या करते हैं, अलग अलग परसेंटेज की पी फैक्टर पे ट्राई करते हैं जहां पर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो की टोटल आउटफ्लो के बराबर आ जाए, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन में हमें 18 और 20 का भी पी फैक्टर दिया हुआ है, मतलब हमें आईआरआर के लिए 18 और 20 पे ही ट्राई करना है, मतलब 10, 18 और 20, इसके अलावा कोई रेट पे आईआरआर हमें ट्राई नहीं करनी। तो ये तो थोड़ा आसान भी हो गया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोजेक्ट ए में कैश आउटफ्लो कितना है? प्रोजेक्ट ए में कैश आउटफ्लो है 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज। अब पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं इसमें ईयर 1 से 4, ये प्रोजेक्ट 1 से 5 साल का है ना, ईयर 1 to 5। हमारी कैश इनफ्लो एवरी ईयर 4 लाख, एवरी ईयर हमारी कैश इनफ्लो हमें दे रखी है 4 लाख रुपए। अच्छा, हमने 10 पे तो ट्राई किया था, 10 पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू की टोटल कितनी आती है? 10% पे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3.791, ये आता है 15,16,400, जबकि हमें चाहिए 12 लाख रुपए। तो 10 पे तो कम आ रही है, तो हम क्या करेंगे? 18 पे ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमें 10 के बाद 18 और 20 दे रखा है, तो आपको 18 और 20 पे ही ट्राई करना है। अब हम इसको ट्राई करते हैं 18 पे। 18% पे पीवी फैक्टर और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। 18% पे पी फैक्टर हमें दे रखा है 3.127, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3.127, इट इज 12,50,800, हमें चाहिए 12 लाख। तो ये तो और अभी भी ज़्यादा आ रहा है, तो हम 20 पे ट्राई करते हैं। 20 पे पीवी फैक्टर और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। 20% पे पी फैक्टर की टोटल है 2.991, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.991, इट इज 11,96,400। हम कैलकुलेट करते हैं आईआरआर इक्वल्स टू 18 और 20 के बीच में छोटी रेट कौन सी? 18, तो हम यहाँ लिखते हैं 18% प्लस 18 और 20 के बीच में कितना गैप है? 2% का गैप है। 18 और 20 की पीवी का गैप कितना है? 12,50,800 माइनस 11,96,400, 54,400 का गैप है। आपने किसको बेस लिया? 18 को। 18 से आपको जो चाहिए पीवी, उन दोनों का गैप 12,50,800, 18 पे पीवी माइनस आपको कितना चाहिए? 12 लाख चाहिए था, तो यहाँ से गैप है 50,800 का। तो 18% प्लस 2 डिवाइडेड बाय 54,400 मल्टीप्लाई बाय 50,800, 1.87%, 19.87%। सेम इसी तरह से आप प्रोजेक्ट बी की भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जिसकी आईआरआर ज़्यादा होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एनपीवी के हिसाब से जिसका एनपीवी ज़्यादा है, पीआई के हिसाब से जिसका पीआई ज़्यादा है, और आईआरआर के हिसाब से जिसका आईआरआर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा मिसिंग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में 2-3 बार आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग आर द डेटा ऑन ए कैपिटल प्रोजेक्ट बीइंग इवेल्युएटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। एनुअल कैश इनफ्लो दे रखी है 60,000, यूजफुल लाइफ 4 ईयर दे रखी है, आईआरआर दे रखी है 15%, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रखा है 1.064। एनपीवी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, पेबैक पीरियड, ये सब पता करने हैं। स्क्रैप वैल्यू निल है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। आपको क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 15 पे, 14 पे, 13 पे और 12 पे दे रखा है। देखो हमें यहाँ पर आईआरआर दे रखी है ना, तो सबसे पहले तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब हम सबसे पहले आउटफ्लो पता करेंगे, कैश आउटफ्लो पता करेंगे। कैश आउटफ्लो कैसे पता कर सकते हैं? अगर एनुअल कैश इनफ्लो को आईआरआर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, पीवी फैक्टर ऑफ आईआरआर, तो हमें कैश आउटफ्लो मिल जाएगी।
अगर हम एनुअल कैश इनफ्लो को IRR के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें कैश आउटफ्लो मिल जाएगी। एनुअल कैश इनफ्लो कितना है? एनुअल कैश इनफ्लो है 60,000 और पीवी फैक्टर ऑफ IRR है 15%। 15% पे पी फैक्टर की टोटल होती है 2.855। तो कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू 60,000 multiply by 2.855, इट इज 1,71,300। अब हम पता करेंगे एनपीवी कैसे पता करेंगे? देखो हमें पीआई दिया हुआ है, पीआई का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीआई हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.064। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हमें पता नहीं है, मगर हमें कैश आउटफ्लो अभी हमने पता किया 171,300। तो हम इसे क्या पता कर सकते हैं? हम इसे पीवी ऑफ कैश इनफ्लो पता कर सकते हैं। 171,300 मल्टीप्लाई बाय 1.064, ये आएगा 1,82,263। अब हम एनपीवी पता कर सकते हैं। एनपीवी का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हमें मिली 1,82,263 माइनस 171,300 इक्वल्स टू माइनस 171,300। एनपीवी 10963, ये हो गया एनपीवी। फिर हम यहाँ पर पता कर सकते हैं पेबैक पीरियड। अगर हर साल इनफ्लो सेम आ रही है तो पेबैक को डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? क्यूमुलेटिव करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। पेबैक पीरियड इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अगर आपकी कैश इनफ्लो एवरी ईयर इक्वल है तो आप पे बैक को डायरेक्टली इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। 171,300 आपका आउटफ्लो है और एवरी ईयर कैश इनफ्लो आपकी है 60,000। तो 171,300 डिवाइडेड बाय 60,000 इक्वल्स टू 2.855 ईयर्स, इट इज पे बैक पीरियड। फिर हम पता करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो हम पीवी ऑफ कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करते हैं अगर एनुअल कैश इनफ्लो है। एनुअल कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं पीवी फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पी फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें ये पता है, हमें ये भी पता है, तो हम पीवी फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। पीवी फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हमें पता है 1,82,263 और एनुअल कैश इनफ्लो 60,000। तो 1,82,263 डिवाइडेड बाय 60,000, 3.038। अब आप देखो पीवी फैक्टर 3.038 कितने परसेंट पे होता है? 3.038, ये पी फैक्टर 12% पे होता है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट हो जाएगी 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5th। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग दो प्रोजेक्ट दे रखे हैं। बोथ रिक्वायर एन इनिशियल कैश आउटले ऑफ ₹10,000। जो इन्वेस्टमेंट है मतलब जो आउटफ्लो है वो 10,000 है दोनों का, एंड हैव ए लाइफ ऑफ 5 ईयर। कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, मतलब हमें जो पीवी फैक्टर लेना है वो 10% का लेना है, एंड पे टैक्स एट 50% रेट, इनकम टैक्स की रेट 50% है। द प्रोजेक्ट विल बी डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। द कैश फ्लो बिफोर टैक्स, ये जो कैश फ्लो बिफोर टैक्स होता है, कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। लिख लो भली, कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, मतलब डेप्रीशिएशन और टैक्स दोनों ही माइनस होने बाकी है, उससे पहले का प्रॉफिट है। अगर ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होता, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब कैश इनफ्लो ही होती है।
कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब कैश इनफ्लो, मगर कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें दोनों प्रोजेक्ट का पीबीडीटी दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स दे रखा है दोनों प्रोजेक्ट का पीबीडीटी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और हमें पीवी फैक्टर की रेट दे रखी है। आपको पे बैक दोनों का निकालना है, एनपीवी दोनों का निकालना है, और पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोनों प्रोजेक्ट का पता करना है। मैं आपको एक का करके बता देता हूँ, दूसरा का वैसे कैसे हो जाएगा। प्रोजेक्ट वन देखो, प्रोजेक्ट वन का कैश आउटफ्लो कितना दिया हुआ है, हमें कैश आउटफ्लो दे रखा है 10,000 रुपये, ठीक है। अब कैश इनफ्लो ईयर वाइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मगर हमें कैश इनफ्लो डायरेक्टली नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखा है, पीबीडीटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। फर्स्ट ईयर कितना है 4,000, सेकेंड ईयर 4,000, थर्ड ईयर 4,000, फोर्थ ईयर 4,000 और फिफ्थ ईयर 4,000। अगर मैं इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करूं, पीबीडीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन टैक्स में से डेप्रीशिएशन माइनस करूं तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मैं उसमें से टैक्स माइनस करूं तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा, और जब मैं नेट प्रॉफिट में डेप्रीशिएशन को वापस ऐड करता हूं तो मुझे कैश इनफ्लो मिलेगी। फिर उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, डेप्रीशिएशन कितने की मशीन है, 10,000 की मशीन है, इसका वैल्यू है ही नहीं, और लाइफ कितनी है 5 साल, तो एक साल का डेप्रीशिएशन हो गया 2,000 रुपये। एवरी ईयर डेप्रीशिएशन इज 2,000, तो पीबीडीटी में से डेप्रीशिएशन माइनस करूंगा तो पीबीटी आएगा 2,000 एवरी ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एवरी ईयर 2,000। टैक्स की रेट कितनी है, टैक्स की रेट यहाँ पर दे रखी है 50%, तो एवरी ईयर टैक्स 1,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 50% टैक्स लगेगा तो टैक्स आ जाएगा। अब पीबीटी में से टैक्स माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट आएगा 1,000। एवरी ईयर नेट प्रॉफिट 1,000। नेट प्रॉफिट में मैं डेप्रीशिएशन को वापस ऐड करूंगा तो 1,000 और 2,000, कैश इनफ्लो हो गई 3,000। कैश इनफ्लो 3,000, कैश इनफ्लो 3,000। पी फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621 ये दे रखा है। इसे मैं पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लूंगा। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 2727, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 2478, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, 2253, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.683, 2049 and 3,000 multiplied by 0.621, 1863 plus 2049 plus 2253 plus 2478 and plus 2727, टोटल 11,370। देखो बाकी तो मेथड इजी है, पे बैक पता करना है। पे बैक कितना इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000। आपको इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करना है। फर्स्ट इनफ्लो कितना है 3,000, सेकेंड ईयर कितना है 3 और 3 6, थर्ड ईयर कितना है 3 9, चौथा ऐड करेंगे इनफ्लो तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 जारी चाहिए हमें तो यहाँ तक रोक देते हैं। 3 ईयर्स, 3 साल में कितने आ गए 9,000, कितने बचे हुए 1,000, तो 1,000 और चौथे साल में आ रहे हैं 3,000, तो ये हो जाएगा 3.33 ईयर्स। इट इज़ पे बैक, ये हो गया हमारा पे बैक पीरियड। अच्छा, एनपीवी पता करना है। एनपीवी इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 11370, ये 11370, और पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इट इज़ 10,000 इक्वल्स टू 1370 एनपीवी। ये हमारा एनपीवी हो गया। पीआई पता करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 11370 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल्स टू 1.137। अच्छा, एक मेथड और है, ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं मगर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, ARR मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज नेट प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का एवरेज करो। ये देखो, ये हमने जो निकाला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका एवरेज करो। इसका एवरेज 1,000 ही है, हर साल नेट प्रॉफिट
1000 है तो एवरेज भी 1000 ही आएगा। 1000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया? 10,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000। इस प्रोजेक्ट की टर्मिनल वैल्यू जो कि यहाँ स्क्रैप वैल्यू है जो कि है ही नहीं, 0। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो 10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टर्मिनल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेस्टमेंट 5,000। तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना है 5,000 का इंटू 100। ARR आ गया 20%। पूछा नहीं था बट हमने इस क्वेश्चन से पता कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 6 मई 2006 में आया हुआ है। ए कंपनी इज कंसिडरिंग ए प्रपोजल ऑफ इंस्टॉलिंग ए ड्राइंग इक्विपमेंट। द इक्विपमेंट वुड इन्वॉल्व ए कैश आउटले ऑफ ₹6 लाख। 6 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट होगा इक्विपमेंट में और वर्किंग कैपिटल में 80,000। तो कैश आउटफ्लो कितना हो गया? कैश आउटफ्लो हमारा इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख और वर्किंग कैपिटल में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 80,000। इसका मतलब है टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 6,80,000। ये हो गया आउटफ्लो। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर विदाउट एनी सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू 0 है, मगर मैंने आपको कहा था इक्विपमेंट की स्क्रैप वैल्यू तो 0 हो सकती है, मगर वर्किंग कैपिटल की अगर आपको रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी हो तो 100% होगी। मतलब ये जो वर्किंग कैपिटल है 80,000, ये लास्ट ईयर में 100% रिकवर हो जाएगा। तो लास्ट ईयर की जो आप इनफ्लो निकालोगे, मतलब कैश प्रॉफिट निकालोगे, उसमें आपको 80,000 ऐड करना है, वो लास्ट ईयर की इनफ्लो होगी। एज्यूम दैट द कंपनी इज अलाउड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। कैश फ्लो बिफोर टैक्स, देखो फिर से क्या दे रखा है? कैश फ्लो बिफोर टैक्स दे रखा है, मतलब आपको पीबीडीटी दिया हुआ है। पीबीडीटी दे रखा है, आपको टैक्स की रेट दे रखी है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब 12% का पी फैक्टर लेना है, इक्विपमेंट डिस्काउंटेड पेबैक एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। कैश आउटफ्लो तो हो गया 680, फिर आप लिखोगे ईयर वाइज 1 2 3 4 5 पीबीडीटी। फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा? 2,40,000, फिर 275, फिर 2,10,000, फिर 1,80,000 और फिर 1,60,000। ये आपको पीबीडीटी दे रखा है। अब यहाँ लिखोगे डेप्रीसिएशन। कितने का प्रोजेक्ट है? मशीन, देखो डेप्रीसिएशन जो लगे ना वो इक्विपमेंट पे लगेगा, वर्किंग कैपिटल पे नहीं। 6 लाख रुपीस का इक्विपमेंट है, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ 5 साल। तो एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इज 1,20,000। एवरी ईयर डेप्रीसिएशन 1,20,000। पीबीडीटी में से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फर्स्ट ईयर 1,20,000, फिर 155, फिर 90,000, फिर 60,000 और फिर 40,000। फिर लिखेंगे यहाँ पर टैक्स। टैक्स की रेट कितनी है? टैक्स की रेट हमें दे रखी है 35%। तो 1,20,000 का 35% होता है 42,000। फिर 1,55,000 का 35% होता है 54,250। फिर 90,000 का 35% होता है 31,500। फिर 60,000 का 35% होता है 21,000 और 40,000 का 35% होता है 14,000। इससे हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। 120 में से 42 माइनस किए तो 78,000 नेट प्रॉफिट। 155,000 में से माइनस किए 54,250 तो हमें मिलेगा 1,00,750। 90,000 माइनस 31,500 करेंगे तो हमें मिलेगा 58,500। ये मिलेगा 39,000 और ये मिलेंगे 26,000 नेट प्रॉफिट। इसमें डेप्रीसिएशन वापस जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैश इनफ्लो, फिर पीवी फैक्टर लिखेंगे और पीवी। अब यहाँ पर एक और बात है, देखो इसकी स्क्रैप वैल्यू तो 0 है, मगर ये तो 100% रियलाइज होगा। तो ये 80,000 कब मिलेगा? सबसे लास्ट ईयर में। तो इसको सबसे लास्ट ईयर के इनफ्लो में ऐड करना है। तो क्या करेंगे? एक बार 5th ईयर को वापस ले लिखेंगे, मतलब 5th ईयर जो लास्ट ईयर है उसको 2 बार लिखेंगे। एक बार तो लिखेंगे कैश प्रॉफिट के लिए और एक बार लिखेंगे रियल टर्मिनल वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर सब जगह डैश करके सीधा ये, अच्छा नेट प्रॉफिट में से पहले हम कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन को ऐड करते हैं तो ये आएगा 198, ये हो जाएगा 2,20,750, ये होगा 178,500, ये होगा 1,59,000,
ये होगा 1,46,000। और यहाँ पर हम जाके 5th ईयर में ये जो वर्किंग कैपिटल की रियलाइजेबल वैल्यू 80,000 इसको ऐड करेंगे, मतलब ये दोनों मिलकर 5th ईयर हो गया। आप समझ गए? या फिर आप ऐसा कर सकते हो, दोनों में 5th ईयर का पी फैक्टर लिख दो। जैसे कैसे, मैं बताता हूँ आपको। क्या रेट है? 12% है, तो 12% को ऐसे करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.12, फर्स्ट ईयर 0.893, पी फैक्टर 0.893, फिर सेकेंड ईयर का 0.797, थर्ड ईयर का 0.712, 0.636 और 5th ईयर का 0.567 इसमें भी और 0.567 इसमें भी। मतलब 5th ईयर को हमने 2 बार लिखा है, एक बार कैश प्रॉफिट के लिए और एक बार टर्मिनल वैल्यू के लिए, मगर देना लिखना दोनों में 5th ईयर का पी फैक्टर ये। फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर तो जो आंसर है आप निकाल ही सकते हो, नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। PQR कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू सेलेक्ट ए मशीन आउट ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दे रखी है 12%, इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 30%। 2 मशीनें दे रखी है, मशीन की कॉस्ट ये तो होगी आउटफ्लो, लाइफ दे रखी है और एनुअल इनकम बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स मतलब PBDT दिया हुआ है 625 और 875। आपको डिस्काउंटेड पे बैक निकालना है, NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। लंबा क्वेश्चन है, देखो मैं मशीन फर्स्ट का बता देता हूँ, टेबल बता देता हूँ। आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो तो आपका हो जाएगा 15 लाख रुपए, 15 लाख। और फिर ईयर वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हर साल का अलग अलग बनाना पड़ेगा। वैसे तो एवरी ईयर PBDT सेम है तो कैश इनफ्लो भी सेम आएगी, बट यहाँ पर हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पूछा है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें हर साल की PV अलग अलग चाहिए, तो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। इसको PBDT लिखो, उस पर फिर डेप्रीशिएशन लिखो, फिर PBT, फिर टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट, फिर कैश इनफ्लो, फिर PV फैक्टर और फिर PV ऑफ कैश इनफ्लो। इस तरह से हमें हर साल की PV ऑफ कैश इनफ्लो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ टर्मिनल वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो जैसे फर्स्ट ईयर एवरी ईयर PBDT सेम आएगा 625 625 625 एवरी ईयर। डेप्रीशिएशन यहाँ पर 15 लाख की मशीन है, इसका वैल्यू 0 है और लाइफ 5 साल है, तो एवरी ईयर डेप्रीशिएशन आएगा 3 लाख रुपए। फिर 625 में से आप 3 लाख माइनस करोगे तो आपको 325 का PBT मिलेगा एवरी ईयर। फिर आप टैक्स चार्ज करोगे इसके ऊपर, जिसकी रेट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखी है 30%, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसमें डेप्रीशिएशन वापस ऐड करोगे तो कैश इनफ्लो आ जाएगी। पी फैक्टर आपको यहाँ पर दे रखा है 12% का, लिखोगे और PV ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लोगे। ठीक है, सेम इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड। और फिर तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, आपको PV को क्यूमुलेटिव करके डिस्काउंटेड पे बैक निकालना है। NPV PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो और PI PV ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7th क्वेश्चन तक। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अभी तक तो इसमें 2-3 क्लास और होगी रिवीजन की, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।